चलिए आज बात करते हैं आपकी और आपके जैसे कुछ और लोगों की। वो क्या करते हैं कि 5-5 लाख रुपए की एफडी कर देते हैं। अगर उनके पास 20 लाख रुपए है तो सारा पैसा एक ही बैंक में ना डाल के, एक ही बैंक में एफडी ना करके 4 एफडी कर देंगे 5-5 लाख रुपए की। और उनका मोटिव ये होता है कि गवर्नमेंट यानी कि DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसमें 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है कि अगर बैंक फेल हो गई तो 5 लाख रुपए तक बैंक आपको वापस करेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी एफडी को कई बैंकों में कर देते हैं 5-5 लाख रुपए के ब्लॉक में। तो क्या ये वास्तव में आपके लिए ठीक है? तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक अगर वास्तव में आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये हम सब जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट गारंटी देती है DICGC के थ्रू, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के थ्रू। कि अगर बैंक फेल हो गई और उसमें आपकी एफडी है, उसमें आपका पैसा जमा है, तो आपको 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट वापस करेगी। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो नई नई बैंक आई हैं या छोटी बैंक हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनमें एफडी कर देते हैं, उनमें अपना पैसा रख देते हैं। एक ऐसी बैंक के पास अपना पैसा रख रहे हैं जिसकी फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से देखा जाए थोड़ी सी लालच की वजह से आप अपनी रातों की नींद खो दे रहे हैं। मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। जिस बैंक में आपका पैसा जमा है, अगर वो बैंक फेल हो जाती है, भले आपका 5 लाख रुपए से कम पैसा है उसमें, तो आपको पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे बैंक के, और एक जो वेटिंग पीरियड होता है उसका तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हमने कुछ देखा था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के केस में। सितंबर 2019 में ये बैंक फेल हो गई। RBI ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी डिपॉजिटर्स के ऊपर कि वो अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सब बहुत परेशान हुए थे, कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। और जनवरी 2022 तक लोग परेशान रहे। उसके बाद जनवरी 2022 में एक प्रपोजल आया इस बैंक का मर्जर का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। जनवरी 2022 में 5 लाख रुपए तक का जिनका पैसा था उनको वो मिल गया। यानी कि सितंबर 2019 से जनवरी 2022 के बीच का एक भी पैसा इंटरेस्ट के रूप में नहीं मिला। तो वेटिंग पीरियड का कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। और जिनका पैसा 5 लाख रुपए से ज़्यादा था उनको अगले 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपना वापस मिला, लेकिन उनको एक भी रुपया इंटरेस्ट का नहीं मिला। हाँ, देखा जाए तो 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सेव है, लेकिन वो कब पैसा मिलेगा, वेटिंग पीरियड का इंटरेस्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अनसर्टेन है, या कहें नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा आपको। और इस बीच अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको पैसा किसी से उधार लेना पड़ेगा, आपको अपना खुद का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ये फ्लॉप हो जाती है, या थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में आप अपना चैन सुकून सब खो बैठते हैं। ये तो रहा एक एस्पेक्ट, एक पक्ष। अब बात करते हैं कि अगर आप बहुत सारी बैंकों में एफडी करेंगे तो उसके और क्या क्या आपको दुष्परिणाम होंगे। सबसे पहले तो आपको हर बैंक में KYC, नो योर कस्टमर, ये करानी पड़ेगी। आपको धक्के खाने पड़ेंगे हर बैंक की ब्रांच में। और जो गवर्नमेंट बैंक है वहाँ पे तो आपको उनकी ब्रांच में विजिट ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है। तो जितनी ज़्यादा बैंकों में आपका पैसा है उतनी ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली है। और आपको अलग अलग बैंकों में 15G, 15H फॉर्म भरने पड़ेंगे। क्या होता है ये फॉर्म? चलिए बताता हूँ। ये फॉर्म उन लोगों को भरना पड़ता है जो ये कहते हैं कि मेरी जो इनकम है, टोटल इनकम, वो टैक्सेबल लिमिट जो है उससे कम है, यानी कि मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो जब आप बैंक को ये बताते हैं कि मेरी इनकम कम है, TDS मत काटिएगा, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो आपको हर बैंक में जाके वो फॉर्म भरना पड़ेगा। जितनी बैंकों में आपका पैसा जमा है आपको सारी बैंकों में जाके ये फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका TDS कट जाएगा। और आपका डेटा इतनी सारी बैंक्स में है तो बैंक से आपको बार बार सेल्स और मार्केटिंग लोगों का कॉल आएगा। वो आपसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी ये पॉलिसी ले लो, मेरा ये प्लान है। तो आपको उन सब चीज़ों को भी टैकल करना है। और भगवान ना करे अगर आपकी डेथ हो गई
तो फिर आपके नॉमिनी को या लीगल हेयर को हर बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे आपका पैसा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग बैंकों में पैसा जमा किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एफडी इससे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएं हल्का सा रिस्क लेके, तो उसके लिए और भी ऑप्शन है, और उसमें से एक ऑप्शन है डेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करती है, आप वो बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। उस बॉन्ड पे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू एफडी, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। इसके अलावा आप जो है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या आप अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर आप अपना पैसा थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फंड हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। हालांकि एफडी के कंपैरिजन में थोड़े से रिस्की हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह रिस्क कम हो जाता है। तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड आते हैं जो आपका पैसा थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा डेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा आपका पैसा इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, तो आपका कंफर्टेबली रिस्क कम हो जाएगा और आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन हाँ, एफडी के कंपैरिजन थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो आपका जो फंड संभाल रहा है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो वो वहाँ से पैसा निकाल के डेट्स में लगा देते हैं, और जब डेट मार्केट बढ़ता है तो वहाँ से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी बहुत काम करती है, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है वो वहाँ से पैसा निकाल के वो चीज़ खरीद लेते हैं डेट्स जो सस्ते में मिल रहा है। और इसके उल्टा जब डेट मार्केट बढ़ रहा है, इक्विटी मार्केट डाउन है, तो डेट मार्केट से पैसा निकाल के वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बने और बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना हो, तो ये स्ट्रेटजीज कुछ काम कर सकती हैं। तो अलग अलग बैंकों में 5-5 लाख रुपए की एफडी करने से अच्छा है कि आप मेरी इन स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करें। तो आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्या आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं? आपके पास इससे अच्छी कोई बेटर स्ट्रेटजी है? अगर हाँ तो बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।